पैलेस्टाइन में हो रहा है, या ये कश्मीर में हो रहा है, या ऐसी और जिस जिस जगह पे भी हो रहा है, चाहे वो वॉर के नाम से हो, चाहे वो किसी भी ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए हो, एक एथिकल वैल्यूज को जहन में रखते हुए हमारी कोई भी गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक हम अपना ये मैसेज ना पहुंचाएं कि खाली जेंडर नहीं, ये तशद्दुद और ये जेंडर सिर्फ पाकिस्तान या ये सब कॉन्टिनेंट या दुनिया के बाकी मुल्कों में नहीं, बल्कि जहां जहां वॉर की शक्ल में, कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल में ये तशद्दुद हो रहा है, उसकी मजम्मत की जाए और हम स्ट्रांगली कंडेम करें और पीस रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से बच्चों और खवातीन पे जुल्म हो रहा है, उसके बाद हम कोई बात कर नहीं सकते। इसके बाद इस मैसेज के बाद मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, रुबीला अगेन बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत शुक्रिया। और अगर पिछले कुछ दिनों की डिस्कशंस को देखा जाए तो इतने बड़े बड़े स्पीकर्स ने इस पे बात की, डोमेस्टिक वायलेंस पे, और फिर एकेडमिक जो उस पे जो गुफ्तगू हुई, फेमिनिज्म की थेरीज पे, लिटरेचर के हवाले से, चाहे वो हारिस खलीक की शक्ल में हो या फौजिया सईद जैसे बड़े बड़े नाम हो, और फिर प्रैक्टिकल सोल्यूशन जैसे कल सुहेल साहब ने बात की। तो मेरे पास बहुत कम चीज रह गई बात करने के लिए। अगर उनको सुना जाए तो उन्होंने इतने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस चीज को कैप्चर किया कि वायलेंस क्या है और किस नौयत का हो सकता है और किस तरीके से इसको खत्म किया जा सकता है। अब जो आज का टॉपिक है उसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज या सब्जेक्ट रखा गया वो है क्लाइमेट चेंज। तो मैं कोशिश ये करूंगी कि आज हम गुफ्तगू कर सकें कि क्लाइमेट चेंज है क्या, उसका इम्पैक्ट क्या है, और फिर खवातीन पे उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसके कॉजेज क्या हैं, और हम क्या कर सकते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज का जो, जिसको हम एक खास किस्म का तशद्दुद कह सकते हैं, उसका असर चाहे वो खवातीन पे हो या बच्चों पे हो या वल्नरेबल कम्युनिटीज पे हो, कैसे इसको एड्रेस किया जा सकता है। ये बहुत बहुत बड़ा अगेन सब्जेक्ट है जिसपे एक घंटे में बात करना बहुत मुश्किल होगा। और मेरी जो गुफ्तगू है उसमें सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट ये बनती है कि मेरे साथ इस पे काम करने के लिए अभी भी जो पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मैं एक का नाम नहीं ले सकती, मुझे इतने सारे नाम हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया आज की डिस्कशन को एनालिटिकली आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारे नाम हैं। फिर उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें IUCN, जिसमें ऑक्सफैम, जिसमें तालीम फाउंडेशन, जिसकी मैं अभी इस वक्त बोर्ड पे भी हूँ, उन्होंने जिस तरीके से AJK में काम कर रहे हैं और बच्चों में और खवातीन में इसकी अवेयरनेस रेजिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी गुफ्तगू में सबसे दूसरी इम्पोर्टेंट चीज पहले मैसेज के बाद ये है कि मैं उनके वो तमाम कामों को एक्नॉलेज करूं जिसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठ के आप लोगों के सामने बात कर पा रही हूँ। तीसरा जो मैंने एक और मैसेज अपनी बात शुरू करने से पहले जो रुबीला ने कहा भी, कि डिस्कशन मुमकिन नहीं है जब तक हम इसको पार्टिसिपेटरी तरीके से ना कर सकें। क्योंकि अगर मैं वायलेंस पे बात करूंगी या खवातीन के रोल पे बात करूंगी, तो जब तक जो इस वक्त प्रेजेंटर जो बैठे हुए हैं मेरे साथ ऑडियंस में, जो ये स्पीकर हैं, जैसे डॉक्टर फरहत शेख, इतना बड़ा नाम, अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करती इसमें तो मजा नहीं आएगा। इसी तरह से गुलजार अली वसान का नाम मुझे नजर आ रहा है, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी लगाई सिंध के इलाकों में काम करने के हवाले से। इस वक्त बेशक वो के इलेक्ट्रिक में बैठे हुए हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में है, लेकिन जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज पे काम हो रहे हैं और इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, अगर हम उनका जिक्र ना करें, अली अकबर रहीमो जो कि उमरकोट के छोटे से एरिया में बैठे हुए काम कर रहे हैं, तो ये वो सारे लोग हैं, अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे हमारी गुफ्तगू में या हमारी डिस्कशन में तो मजा नहीं आएगा। तो रुबीला, रिक्वेस्ट मेरी ये कि मैं अगर शुरू करती हूँ अपनी बातचीत का आगाज, तो जो भी कंट्रीब्यूट इसमें करना चाहे मुझे रोक के उसमें शामिल हो जाए, ताकि ये थोड़ी सी इंटरेक्टिव भी हो जाए और थोड़ी सी मजेदार भी गुफ्तगू हो सके। ये मुमकिन है ना इस तरीके से? ठीक है। तो सबसे पहले जो हम अगर बात लें, इसकी जो टाइटल दिया गया बात करने के लिए वो था कि वुमेन लीडिंग द वे इन क्लाइमेट चेंज। नो, ये बड़ा अगेन टेक्निकली अजीब सा टॉपिक है। वो पहला हिस्सा बहुत अजीब सा है कि वुमेन लीडिंग द वे।
वुमेन लीडिंग द वे इस वक्त की सिचुएशन में इसको हमें अनफोल्ड करना पड़ेगा थोड़ा सा। या तो हम बात करेंगे इसमें कि जो खवातीन के ऊपर इसका इम्पैक्ट हो रहा है माहौलियात की जो तब्दीलियां हैं उसके हवाले से, या वो क्या फाइट कर रही हैं, या लोकली एडेप्टेशन उन्होंने किया है इस चीज को टैकल करने के हवाले से, या इस तशद्दुद से बचने के लिए उन्हें किस किस जद्दोजहद में हिस्सा लेना पड़ा है, या उन्हें किस तरीके से फाइट करनी पड़ी, हम थोड़ी सी उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन वो भी बात कंप्लीट नहीं होती जब तक हम ये नहीं क्लियर कर लेते कि क्लाइमेट चेंज इटसेल्फ क्या है। और क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन पे अगर मैं बात करने लगूं तो उसका भी अगेन ऐसा फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि हम ये इस वक्त कॉमन वर्ड है जो हर लिटरेचर में इस्तेमाल हो रहा है, मीडिया पे इस्तेमाल हो रहा है, गवर्नमेंट्स इसको कर रही हैं, यूएन एजेंसीज कर रही हैं कि क्लाइमेट चेंज ही माहौलियात में तब्दीली। और उसकी अगर साइंटिफिक डेफिनेशंस देखनी है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगर आप जाएंगे तो मेरे ख्याल में आपको 1000 से ज्यादा आपको उसकी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। तो मैं उस पे भी नहीं जाना चाह रही, मैं उस डेफिनेशन पे भी नहीं गुफ्तगू करना चाह रही, क्योंकि वो साइंटिफिक डेफिनेशन है। गूगल पे भी जाएं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाएं, आपको मिल जाएगा। जो इशू आया हमारी रिसर्च में, जो हमने काम किया, वो था कि क्या डेफिनेशन है क्लाइमेट चेंज की। जब हमने पंजाब के गांव में बैठ के गुजरांवाला के एक डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से चक में बैठ के खवातीन से पूछा कि क्लाइमेट चेंज से क्या मुराद है, तो यकीन माने उनके पास कोई आंसर नहीं था, सिवाय इसके कि जो मेरे साथ एनजीओ वहां गई उन्होंने उनको बताना शुरू कर दिया कि भाई माहौल चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तुम लोग जो चावल की फसल लगाते थे उसमें तब्दीली आ रही है। यानी खवातीन खुद से इस चीज को गेज नहीं कर पाई या बता नहीं पाई कि क्लाइमेट चेंज क्या है। और यही सूरत हाल हुई जब हम उधर गिलगित बल्तिस्तान में एक गांव में बैठ के खवातीन से पूछ रहे हैं और ग्रुप से डिस्कशन कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज आपको क्या लगता है। तो ये एक लम्हा फिक्रिया था जो सीरियस डिस्कशन इस पे बात होनी चाहिए, और टेक होम मैसेज भी हमारा बनता है, और वो ये है कि क्या हमने इतना डाटा कलेक्ट कर लिया, या हमने इतनी रिसर्च कर ली कि क्लाइमेट चेंज को गांव गांव या हम घर घर तक पहुंचा पाए, उनकी डेफिनेशन को समझ सके, या उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया या नहीं किया। तो मुझे लगा कि नहीं, अभी नहीं है। और वो जो साइकिल एक बनी जिसको हमें देख के और लेके आगे चलना है, वो ये कि क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए सबसे पहला स्टेप एक्नॉलेजमेंट का है, कि हम एक्नॉलेज करें। आज की डिस्कशन से पहले मैंने अपनी वालदा से भी पूछा कि क्लाइमेट चेंज क्या है, तो उन्होंने मुझे पंजाबी के और उर्दू के सारे 12 महीने वो बताए। क्लाइमेट चेंज क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिकली वो ये बताने लगी कि ये है। इसी तरह से मैंने और अपनी और साथियों से भी पूछा कि क्लाइमेट चेंज क्या है, तो अभी हम उसको एक कॉमन जुबान तक नहीं ला सके, एक कॉमन पर्सन की उस तक नहीं पहुंचा सके। तो पहला काम जो हमें करने की जरूरत है, जिसपे बहुत ज्यादा काम होने की जरूरत है, वो है एक्नॉलेजमेंट, कि क्लाइमेट चेंज एक सब्जेक्ट है, एक मौजू है जिसपे हमें काम करना है। अब वो चिकन और एग वाली सिचुएशन है कि एक्नॉलेजमेंट या अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस। तो वो थोड़ा मुश्किल है। वो आप लोग खुद बता सकते हैं कि क्या पहले अवेयरनेस लाने की जरूरत है, या अंडरस्टैंडिंग लाने की जरूरत है, या एक्नॉलेजमेंट की जरूरत है। तो कहीं मुझे कभी कभी लगता है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग पहले क्रिएट करो कि जो माहौलियात, ये जो मौसमी तब्दीली हो रही है वो हम एक्सेप्ट कर लें, या उसको समझ लें कि वाकई गर्मियां ज्यादा हो गई हैं, सर्दियां शदीद हो गई हैं, फ्लड्स ज्यादा आना शुरू हो गए हैं, जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज के ग्लेशियर्स थे वो मेल्ट होना शुरू हो गए हैं। फ्लड्स पहले भी आते थे, आज से 25 साल पहले भी आते थे, लेकिन अब उनमें शिद्दत आ गई है और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गए हैं। उनका डिजास्टर बढ़ गया, यानी उसका तशद्दुद ज्यादा हो गया या शदीद हो गया उसके हवाले से। तो अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस पे अभी बहुत काम करने की जरूरत है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो डेवलपमेंट सेक्टर के लोग हैं या जो क्लाइमेट चेंज के मास्टर्स हैं, यानी सब्जेक्ट मास्टर्स हैं, जिन्होंने इसमें मास्टर्स किए हुए हैं, पीएचडी की हुई है या एमफिल किए हुए हैं, उनका सब्जेक्ट नहीं है। ये सब्जेक्ट है हर घर में बैठे हुए मर्द, औरत, बच्चे और उसका, कि वो समझे कि वाकई माहौलियात, ये मौसम तब्दील हो रहे हैं और उसमें हमारा रोल कितना ज्यादा है।
हर घर में ये पता होने की जरूरत है कि अगर मैं इंडिविजुअली अपने घर में बैठी हुई हूँ तो मेरा कितना बड़ा रोल है, चाहे वो मैं लाइटें इस्तेमाल करती हूँ, चाहे वो मैं एसीज इस्तेमाल करती हूँ, चाहे वो मैं अपना माइक्रोवेव ओवन इस्तेमाल करती हूँ, या मैं प्लास्टिक के थैले इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं इस इशू का, जो कि एक छोटा सा बच्चा था 50 की दिहाई में, अब एक बहुत बड़ा जिन बन चुका है, लेकिन उसमें हमने कंट्रीब्यूट किया है। तो एक्नॉलेजमेंट और अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ा एक काम होगा जो हम सबको करना है, चाहे एक बंदा बैठा हुआ है के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में, या बीएचपी बिलेटन के दफ्तर में, या ओरिएंट पेट्रोलियम के दफ्तर में, या एचआरडीएन के दफ्तर में। हम सबको ये पता होना चाहिए, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि इस मैसेज को हम फैलाएं। तो एक टेक होम जो हमारा बनता है वो ये कि हम इसको कैसे पहुंचा सकेंगे, और घर घर पहुंचना है, तभी इस इशू पे बात भी हो सकेगी, और इसकी हम वो एडेप्टेशन मेजर्स, या आप इसको कहें कि मिटिगेशन मेजर्स, जो कि साइंटिफिक है। मैं मिटिगेशन मेजर्स पे आज बात नहीं करना चाह रही, मैं सिर्फ लोकल एडेप्टेशन प्लान्स पे जरूर बात करूंगी, और उस पे ये कि हमें क्या आगे करने की इस पे जरूरत है और किस तरह से हमें करना चाहिए, और खास तौर पे हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है। तो हम जितने भी सारे बैठे हुए हैं, हमें अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन को देखना है, चाहे वो हम पानी के सेक्टर में काम करें, या सैनिटेशन के सेक्टर में, या कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में। एजेके में इस वक्त जैसे मैंने एक एग्जांपल दी, तालीम फाउंडेशन वो एक प्रोजेक्ट कर रही है, जो कि हमेशा वहां पे एजेके में कहा जाता है फॉरेस्ट्री पे प्रोजेक्ट हो रहा है। फॉरेस्ट्री के प्रोजेक्ट को चेंज कर दिया गया, और उन्होंने एक इतना अच्छा स्टेप उठाया कि वहां स्कूलों में इस टॉपिक को लेके गए, और वहां स्कूल के बच्चों को बताया जा रहा है कि भाई क्लाइमेट चेंज है क्या, और इसको कैसे तुम लोग टैकल कर सकते हो, या इसको कैसे समझ सकते हो। अब क्लाइमेट चेंज का लफ्ज अभी आ गया, लेकिन ये इशू हम 50 की दिहाई, या 60 की, या 70 की, या 80 की दिहाई का लिटरेचर पढ़ें तो ये मौजूद था, और हम डिस्कशंस किया करते थे पानी की शॉर्टेज की शक्ल में, कि पानी कम हो रहा है। हम इसको डिस्कस किया करते थे कि गार्बेज बहुत फैल गया, सैनिटेशन के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, दरख्त कट रहे हैं और उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं आ रहा, हमारी अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन हो रही है, और हम बगैर सोचे समझे अपनी टूरिज्म को कर रहे हैं, हमने पैम्पर्स को फैलाना शुरू कर दिया है, हमने प्लास्टिक्स को फैलाना शुरू कर दिया। तो ये मुख्तलिफ दिहाइयों में हमने प्रोजेक्ट्स की शक्ल में काम किया, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए सबक क्या था? और अगेन सेकंड टेक होम मैसेज ये है कि सबक ये था कि हमने इन तमाम मसाइल को प्रोजेक्ट्स की शक्ल में हल करने की कोशिश की। इसको हमने इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ नहीं देखा। हमने इसको नहीं देखा कि पानी, सैनिटेशन, गार्बेज डिस्पोजेबल, फॉरेस्ट्रेशन, ये सब मिले जुले हैं, सब आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और जब तक हम इनको इकट्ठा नहीं लेके चलेंगे, इस छोटे से बच्चे को, जो कि 50 की दहाई में शायद पैदा हुआ था और अब एक जिन बन के हमारे सरों पे नाच रहा है, वो हल नहीं हो सकता। ग्लोबल वार्मिंग इज अ नेचुरल फिनोमिना, वी ऑल नो दैट, वो चलता रहना है, लेकिन इस ग्लोबल फिनोमिना को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, और एक नेट जीरो उस पे कार्बन डाइऑक्साइड के वो वाले एंगल पे कैसे ला सकते हैं, उसमें हम सबका रोल है। चाहे उसमें हुमैरा मलिक हो, चाहे उसमें हलीमा हो, चाहे उसमें अली दानिश साहब हो, या उसमें फरहत हो, या रुबीला हो, और हमारे घर में तमाम लोगों को भी इसको करने की जरूरत है। अब इस चीज को डिस्कस करने के बाद अगर हम देखें, वो जो साइकिल मैंने कही कि पहला स्टेप एक्नॉलेजमेंट का, दूसरा स्टेप अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस का, और तीसरा स्टेप ये कि हमारी क्या कंट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल की क्या कंट्रीब्यूशन है, इदारों की क्या कंट्रीब्यूशन है, एजेंसीज की क्या कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट की क्या कंट्रीब्यूशन है, उस पर फिर बात करने की जरूरत है। और चौथे स्टेप में जो आती है वो है कि हमें विलेज के लेवल पे लोकल एडेप्टेशन प्लान्स बनाने हैं, और लोगों के साथ मिलके बनाने हैं। कुछ जगहों पे जो कि मुख्तलिफ विलेजेस में जब ये रिसर्चेज हुई तो पता चला कि कुछ जैसे खवातीन ने खुद अडेप्ट कर लिए सिचुएशंस को, खुद इसको मैनेज करने के लिए, मर्दों ने भी इसको कुछ कर लिया, कुछ एनजीओज ने रोल प्ले किया और जाके प्रोजेक्ट्स किए, तो उसकी वजह से भी एडेप्टेशन प्लान्स बनना शुरू हुए। और इसी तरह से जो साइंटिफिक लेवल पे या हाई लेवल पे काम हो रहा था, पॉलिसी पे, लेजिस्लेटिव लेवल पे, उन्होंने मिटिगेशन मेजर्स पे भी काम शुरू कर दिया, जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत एक्सपेंसिव भी है। तो हम उस
उस पे तो आज डिस्कशन मैंने जैसे पहले कहा मैं करना भी नहीं चाह रही, मैं सिर्फ लोकल एडेप्टेशन प्लान्स के हवाले से करना चाह रही हूँ। तो जब लोकल एडेप्टेशन प्लान्स के हवाले से हमने बात शुरू की लोगों के साथ, तो सबसे बड़ा मसला क्या आया, जो आज का एक और मैसेज है, वो ये कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में डाटा ही अवेलेबल नहीं है। हमारे पास ये वाला डाटा भी मौजूद नहीं है कि इसका इम्पैक्ट खवातीन पे कैसे हो रहा है, मर्दों पे कैसे हो रहा है। तो डिसएग्रीगेटेड डाटा वैसे ही नहीं है, जेंडर से रिलेटेड नहीं है। और इस पे एग्री करेंगे जो यहाँ मेरे पास जो साथी बैठे हुए हैं, जो खवातीन और जो मर्द जिन्होंने जेंडर पे काम किया, कि डिसएग्रीगेटेड डाटा जब लेने जाते हैं तो वो मिलता ही नहीं है, ऑथेंटिक डाटा मिलता ही नहीं है। तो हर उस लिटरेचर पे, हर उस पेपर में जो बड़े बड़े हमारे फेमिनिस्ट या जेंडर एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि हमें डाटा इकट्ठा करने की जरूरत है, हमें रिसर्च करने की जरूरत है। तो रिसर्च, डाटा कलेक्शन, रिसर्च, डाटा कलेक्शन इज द की, जो कि इस पूरी साइकिल में फिट इन होता है। वो हमें, जब तक हमारे पास वो नहीं हुआ, हमें अंदाजा ही नहीं कि हम किस तरह से काम कर सकेंगे। जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि बहुत सारी एजेंसीज ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने इसमें काम शुरू कर दिया। जैसे IUCN फॉर एग्जांपल, नेशनल एक्शन प्लान बन गया जेंडर का। फिर इसी तरह से गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसीज बन गई, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे काम हुए। और सबसे इंटरेस्टिंगली 2008 से एक एनुअल रिपोर्ट निकल रही है, जो दुनिया भर में ममालिक को स्टडी किया जाता है और फिर बताया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या इश्यूज हैं और कहाँ क्या सिचुएशन है और पाकिस्तान कितना वल्नरेबल है। और उसी रिपोर्ट के मुताबिक, फॉर एग्जांपल 2023 में जो बताया गया, 2022 में सॉरी, जो बताया गया वो ये कि पाकिस्तान शायद 10वें नंबर पे, 10वें या 8वें नंबर पे, करेक्ट मी अगर आप में से कोई करना चाह रहा है, 8वें पे है या 10वें पे। तो इट्स अ वेरी सीरियस कंडीशन कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज में 10वां नंबर आ रहा है दुनिया भर में पाकिस्तान का। लेकिन क्या हम इसको एड्रेस करने के लिए तैयार हैं? क्या हम एलोकेशन कर सके हैं फंडिंग की इसके ऊपर? नहीं, पहले तो डाटा ही नहीं है, फिर फंडिंग नहीं है, फिर अंडरस्टैंडिंग और वो एक्नॉलेजमेंट के इश्यूज हैं। तो इन सारों को अगर देखा जाए तो अभी हम बहुत पीछे हैं। अभी हमें इस फाइट को लेके आगे, या इस जद्दोजहद को आगे लेके जाना है। अब नेक्स्ट जो इस टॉपिक का हिस्सा था वो ये था कि खवातीन पे क्या इस पे असर हो रहा है। तो अगेन, जब हम खवातीन की बात करें और फिर वायलेंस की बात करें और जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करें, तो एक एक चीज जो मैंने खुद इसके अपने 30 साल के काम में एनालाइज की, कि इतना ज्यादा काम हो रहा है जेंडर के ऊपर। क्लाइमेट चेंज को हम थोड़ी देर के लिए पार्क करते हैं और सिर्फ जेंडर पे बात करते हैं। इतना ज्यादा काम हो रहा है, इतनी ट्रेनिंग्स, इतने इसके प्रोजेक्ट्स, इतने इसके ऊपर प्रोग्राम्स हुए, तो क्या जेंडर से रिलेटेड वायलेंस कम हुआ, या जेंडर के इश्यूज को हम मिनिमाइज कर सके? तो एक कॉमन पर्सन की हैसियत से अगर मैं जवाब दूं तो आंसर शायद नहीं आता है। फिर जब मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को देखती हूँ और लोगों के जो बहुत अच्छे नाम हैं उनके लिटरेचर को पढ़ती हूँ, तो हाँ, चीजें हुई हैं, चेंज आया है पॉजिटिव, ये नहीं मैं कह रही कि आया ही नहीं, लेकिन जनरली देखा जाए तो वायलेंस कम नहीं हुआ, चाहे वो किसी भी शक्ल में हुआ, तो बढ़ गया। तो फिर क्वेश्चन मेरे पास दो थे, क्या तशद्दुद या वायलेंस हम खत्म कर सकते हैं? तो आंसर इज, मेरी तरफ से आंसर ये है कि नहीं। वायलेंस इस माशरे में पहले दिन से था जब ये दुनिया बनी, और ये आखिर वक्त तक रहेगा। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका एक पहलू और दूसरा पहलू हमेशा रहता है। यानी अगर वायलेंस है तो अमन या प्यार रहेगा, मोहब्बत है तो नफरत रहेगी, अच्छाई है तो बुराई रहेगी। और ये सब चीजें हमारे अंदर मौजूद हैं, हर इंडिविजुअल के अंदर। शायद कुदरत ने, अल्लाह ताला ने डाल दिया कि ये एक चीज मौजूद है। अब वो खत्म नहीं हो सकता, तो उसको हमने मिनिमाइज करना है। तो क्या हमारी जो इस वक्त की स्ट्रेटेजीज हैं, या जो जेंडर पे काम हो रहा है, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है? तो मुझे लगा कि नहीं, हमें एक थोड़ा सा रुक के देखने की जरूरत है। और एक मैं नया पर्सपेक्टिव आज आप लोगों के सामने रखना चाह रही हूँ। आप उससे एतराज भी कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी कर सकते हैं, लेकिन सोचिएगा जरूर, एक दफा उसको घर जरूर लेके जाइएगा इस मैसेज को, और इस पे थोड़ा सा देखिएगा कि अगर हम जेंडर स्टडीज की बजाय, जेंडर ट्रेनिंग्स की बजाय
पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हम फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन अगर स्टडी करना शुरू करते हैं, मुझे पता है कि फैमिली को पढ़ाया जाता है जेंडर की स्टडीज में, लेकिन हम अदर वे राउंड करते हैं। अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें थोड़ी देर के लिए कि हाँ, फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें एक मर्द है, जिसमें एक औरत है, जिसमें उसके डिफरेंट रोल्स हैं। औरत बीवी भी शक्ल में भी है, माँ की शक्ल में भी है, बेटी भी है, बहू भी है। इसी तरह मर्द जो है वो बाप भी है, ससुर भी है, बेटा भी है, भाई भी है। लेकिन जो एक कॉन्टेक्स्ट है पाकिस्तानी सोसाइटी का, उसके अंदर इस इंस्टीट्यूशन को देखा जाए तो मर्द को एक क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। वो कुदरत ने दी, अल्लाह ने दी, जो भी हम उसको कहें, हम उस डिस्कशन में नहीं जाना चाह रहे, लेकिन सिर्फ आज की एनालिसिस के लिए हम थोड़ी देर के ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप नहीं भी मानेंगे तो भी, अगर आप सिर्फ आज की डिस्कशन के लिए इसको एक्सेप्ट कर लें कि फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन में मर्द को एक सरबराह का रोल देते हुए ये कहा गया कि उसने इनकम उसने अर्न करनी, यानी उसको इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी उसको दे दी गई। अब एक शख्स हेड ऑफ द फैमिली जो है वो अर्न करने के लिए वो बाहर चला जाता है और उसके पीछे बहुत सारे मर्द रह गए, बहुत सारी खवातीन रह गई और उनको डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई। किसी ने खाना बनाना है, किसी ने लकड़ी इकट्ठी ला करनी है, किसी ने जो पानी इकट्ठा करके लाना है, वगैरह वगैरह। तो हमें ये नहीं सिखाया गया कि जब फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन काम करती है तो ये सारे के सारे रोल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने ज्यादा इसकी रिस्पेक्ट या डिग्निटी मौजूद है, हमें नहीं सिखाया गया। हमें ये ट्रेनिंग्स में बताया गया। ट्रेनिंग से मैं मुझे बोल ये रहा था लगता है वेबिनार कि से नहीं, आप 30 बताएं सब ठीक है। मैं आप आती हूँ। कि हमारा जो 40 साल, 50 साल या 60 साल की दहाइयों के जो लिटरेचर है उसमें अगर देखा जाए तो ये चीज इस तरह से नहीं सिखाई गई, या कम से कम मैंने नहीं सीखी, तो शायद मैं गलती पे हूँ। तो मुझे ये लगा कि आज के बाद हमें करना ये चाहिए कि हम ट्रेनिंग करवाएं फैमिली पे एज एन इंस्टीट्यूशन। और अगर फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन पे ट्रेनिंग करवा जाए तो आप यकीन माने, अगर आप इसको सिर्फ सब्जेक्ट के तौर पे देखें तो पता नहीं 50 किस्म की तो फैमिली स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, फिर 50 किस्म की कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। तो हमें उन तमाम को लेके जाना है, जिसमें कभी मर्द जो है वो अर्न नहीं कर पाता तो औरत अर्न करती है, जब कभी औरत नहीं कर सकती तो मर्द, और यानी दोनों भी कई दफा करते हैं। होता ये है कि हमने इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए, बगैर पढ़े, बगैर एनालिसिस किए हुए ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे इकोनॉमिक हालात ऐसे हो गए हैं जिसमें एक फैमिली में हुमैरा मलिक को भी काम करना है और उसके शौहर को भी काम करना है, दोनों ने काम करना है। लेकिन मैंने तो सीख लिया कि हाँ, मुझे करना पड़ेगा कंट्रीब्यूट, क्योंकि हमने अगर अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो हमें इसको मुझे अपने शौहर का साथ देना है, या मैंने अपने बाप का साथ देना है, या मैंने अपने भाई का साथ देना है। लेकिन ये नहीं बताया गया कि जो हुमैरा मलिक का कन्वेंशनल रोल था, जो कि उसमें खाना पकाना था या घर को साफ करना था, उसकी भी शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। हुमैरा अपने शौहर के साथ या अपने बाप के साथ या अपने भाई के साथ बाहर तो निकल गई कमाने के लिए, और घर में एसी भी आ गया, उसमें टीवी भी आ गया, फ्रिज भी आ गया, बहुत सारी फैसिलिटीज आ गई। लेकिन उसका उसका शौहर, उसका बाप या उसका भाई जो है वो साथ काम करने को तैयार नहीं हुआ। उसमें गलती उसकी नहीं है, उसकी वो ट्रेनिंग ही नहीं हुई। और एक चीज आप भी मानेंगे और मैं भी मानती हूँ इस बात को कि ट्रेनिंग से, और ट्रेनिंग जो कि एडल्ट की उम्र में पहुंच के, यानी आप 24 साल के हैं, 25 साल के हैं, या ऑनवर्ड 50-60, उस वक्त जब ट्रेनिंग दी जाती है तो आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। तो मैसेज क्या है? वो ये कि ये सबक हमें स्कूल से देना है। फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन को हमें स्कूल के लेवल से पढ़ाना है, जैसे हम बाकी इंस्टीट्यूशंस को पढ़ाते हैं। हमें हमें अपने अपने सिलेबस को देखना है। अगर हम फॉरेस्ट्री को एज एन इंस्टीट्यूशन पढ़ा सकते हैं तो फैमिली को एज एन इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं पढ़ा सकते? और जब तक फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन नहीं पढ़ाया जाएगा, उसमें औरत का रोल, उसमें मर्द का रोल, उसमें डिफरेंट रोल्स की रिस्पेक्ट, डिग्निटी और वो चीजें नहीं सिखाई जा सकती। छोटा बच्चा जब सीखना शुरू होगा कि अगर मैंने बड़े होकर काम करना है और अर्न करना है और घर से बाहर जाऊंगा, तो
मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, लेकिन घर में जो रह जाएंगे लोग वो फिर मुझे इस बाकी तरीकों से सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक टाइप ऐसी भी आएगी कि अगर मुझे लगा, उस बच्चे को पता होना चाहिए कि फैमिली का एक स्ट्रक्चर ये होता है जहां पे औरत को भी काम करना पड़ता है और मर्द को भी काम करना पड़ता है। तो जब औरत भी मेरे साथ बाहर जाएगी, चाहे वो मेरी बहन हो या मेरी बीवी हो, तो फिर मुझे उसके साथ उसके घर पे हेल्प करना है, मुझे पानी भर के लाना है मुझे पानी भर के लाना है, और मुझे खाना पकाना है, मुझे बर्तन उठाने हैं। तो ये सब चीजें जब तक आप स्कूल के लेवल से नहीं सिखाएंगे और फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन नहीं सिखाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है। तो मुझे ये लगा कि ये एक ऐसा टेक अवे है जो आज की डिस्कशन में हम वापस ले जाएं और अपने ट्रेनिंग के जितने भी वो फोल्डर्स बने हुए हैं उसमें फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाएं उस वक्त तक, जब तक हम स्कूलों में एज ए सिलेबस इसको नहीं शामिल करते। और एक जो और मैसेज है वो ये कि जब फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन हम पढ़ाना शुरू करेंगे स्कूलों में, तो एक और जो इसका इंटरेस्टिंग पहलू सामने आता है वो ये कि हमारा सारा पूरा स्ट्रक्चर जो है वो पेट्रियार्कल सिस्टम पे, जिसमें हम चीखते रहते हैं या हम ये लड़ते रहते हैं कि औरतों को टेक ओवर कर लेना चाहिए, ये मर्द काम नहीं कर सकता, ये औरत काम नहीं कर सकती, वो जंग ही खत्म हो जाएगी, वो कम से कम मिनिमाइज जरूर हो जाएगी। मैंने जैसे आपसे कहा शुरू में, तशद्दुद इस माशरे का हिस्सा है, हम खुद तशद्दुद कर रहे होते हैं मुख्तलिफ शक्लों में, और उसको हम पाल भी रहे होते हैं। आप स्कूल में देख लें, चाहे वो उस्ताद शागिर्द का रिश्ता है, तशद्दुद मौजूद है। फिर हम उसमें देख लें, माँ और बच्चे का रिश्ता देख लें, थप्पड़ मारना बड़ा आसान, वो सिखाया जाता है कि बच्चों को ओके रुबीना डिसिप्लिन करना बाजी, तो अल्लाह है। हाफिज। तो ये सब चीजें अस्सलामुअलैकुम रुबीना मौजूद बाजी। हैं, तशद्दुद मौजूद है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए यही है कि हम स्कूल के लेवल से फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन बताएं, और ये बताएं कि कौन सी फैमिली अच्छी होती है और कौन सी फैमिली बुरी होती है। और ये जो फैमिली के साथ एक और जो हमारा टेक होम बनता है वो ये कि ये जो मैरिज का रोमांटिसाइज वर्जन है, या एक ख्वाबों वाला जो वर्जन है, या वो सिंड्रेला वाला जो रिलेशनशिप है, उसको खत्म करने की जरूरत है। कि लड़की हमेशा यही ख्वाब देखे कि कोई शहजादा आएगा और उसको घोड़े पे बिठा के ले जाएगा और फिर उसकी जिंदगी खुशी खुशी गुजरेगी, ऐसा नहीं है। हमें ये बताना है कि फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, उसमें एक सीईओ होगा, उसके नीचे उसके और साथी भी होंगे, तो सब ने एक वैल्यूज, एक प्रिंसिपल्स, उन सब की एग्रीड उसके साथ इसको लेके चलना है। और जब तक इंस्टीट्यूशन नहीं बनेगा या उस पर पढ़ाया नहीं जाएगा, ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। अब इस गुफ्तगू को मैं यहाँ पाक करते हुए, टाइम को भी देखते हुए, सुमेरा का हाथ भी खड़ा हुआ है। रुबीला, अगर हम अभी लेना चाहें तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं अब दोबारा क्लाइमेट चेंज को खवातीन के साथ लिंक करना चाह रही हूँ। जी सुमेरा, आप कुछ कहना चाह रहे हो? जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं एचआर में हूँ, एचआर एसोसिएट मैनेजर एंड एक्स कोलीग ऑफ हुमैरा मलिक। एक्चुअली बहुत ही अच्छा टॉपिक आज मैम हुमैरा ने छेड़ा, लेकिन उस पे ना मेरे दो कंसर्न्स कह लें, क्वेश्चंस कह लें, और उसके ऊपर थोड़ी सी मुझे आप सब लोगों की तरफ से इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी जहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस कर रही हूँ। अच्छा, इन्होंने कहा कि देखें, ट्रेनिंग फैमिली के साथ, फैमिली से शुरू होती है, बेशक हमारी फाउंडेशन है, वहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसमें एक और बहुत बड़ी चीज है कि वो तो हमारा एक फर्स्ट स्टेज आ जाएगी। सेकंड स्टेज पे जहाँ पे हम प्रोफेशनल वर्किंग लेडीज है ना, वहीं से ही हम लोग को इतने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, क्योंकि फैमिली के जो फाउंडेशन थी वहां पे तैयार ही नहीं किया गया इस चीज को। खवातीन तो शुरू से ही साथ दे रही हैं, जब ऑफिस में काम नहीं देती थी तब वो करती थी, तब खेतों में काम करी होती थी, तब भी वो फैक्ट्रियों में काम करी होती थी, और उनकी मुझे लगता है 100% पार्टिसिपेशन हमेशा से आदमियों के साथ चल रही होती थी। लेकिन उसको मैं ड्रैग करके आज की ऑफिस वर्ल्ड में लेके आऊं, तो आपको पता है यहाँ पे सॉरी मेल्स भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे जो ड्यूरेशन, ऐसे डेज होते हैं जहाँ फीमेल्स को थोड़ी सी रिलैक्सेशन चाहिए होती है, उनको ऑफ डेज चाहिए होते हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बेस पे कहूंगी कि आदमियों को हमारे पाकिस्तानी कल्चर में बहुत इजीली अलाउ कर दिया जाता है कि वो फलां मर गया, जनाजे पे जाना है, फलां मर गया, उसको अटेंड करने जाना, हॉस्पिटल पे जाना है। लेकिन फीमेल्स के जो वो साइकिल डेज होते हैं उसके ऊपर ऑफ लेना तक भी उसके लिए एडजस्टमेंट्स ही नहीं है। हमारा जो यहाँ पे वो सेठ कल्चर और जो भी सो कॉल्ड वो सेटअप है, वहां तक उन चीजों पे भी एडजस्ट नहीं करते, जो कि देखिए क्लाइमेट है तो उसमें मेडिकल भी कुछ इश्यूज आते हैं ना, उसमें आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आते हैं, और बीइंग ए फीमेल हमारे ऊपर हार्मोनल चेंजेस और बहुत सारी चीजें होती हैं।
मैटरनिटी लीव हमारे पाकिस्तान में उस तरीके से है ही नहीं है। मैम हुमैरा भी जानती है कि बाहर मुल्कों में कितना अच्छा मैट पैकेज देते हैं वो लोग सारे। ठीक है, वो बच्चा जब तक छोटा होता है तो उसको वो 1 आवर लंच ब्रेक उसको 2 आवर्स पे कन्वर्ट कर देते हैं, उसको सेकंड हाफ की लिवरेज दे देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे तो ये चीजें भी नहीं दे रही अगर हम इक्वल कंट्रीब्यूशन करना है। अच्छा, उसमें मैं ब्लेम नहीं करूंगी, लेकिन मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं हम खवातीन खुद ही उस चीज का एक रीजन है कि हमारी जो सासें हैं वो एक्सपेक्ट करती हैं कि नहीं, बच्चे को भी हम ही देखें, तैयार हांडी भी मिले, शोहर को मुस्कुराता चेहरा भी मिले, और ऑफिस में अगर वो कमा के ला रही है ना तो ऑफिस में भी सब कुछ हो। तो हम भी आखिरकार इंसान है, ये सारी चीजों की ट्रेनिंग्स कहाँ पे होंगी? अगर हम घर की बात नहीं करें तो ऑफिस में तो हम लोगों को करें ना। लेकिन हमारे मर्द हजरात, जहाँ पे मैंने ये कन्वर्सेशन उनके सामने ली, वो सवाए हमारा मजाक उड़ाने के, और वो कहते हैं घर बैठो ना। सो ऑनेस्टली सॉरी, मैं अगर थोड़ी सी हार्श हो रही हूँ, लेकिन वो कहते हैं घर बैठो ना, क्या जरूरत है, बच्चे देखो ना, क्या जरूरत है? आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है? यहाँ पे खवातीन को बहुत ज्यादा फाइट करना पड़ रहा है। तो मैं इसको लंबा नहीं करूंगी इस डिस्कशन को। एक चीज तो जो मैं कह रही थी कि जहां मैं लैग करती हूँ, आप प्लीज जो भी जानता है थोड़ा सा भी लॉ मैटरनिटी से रिलेटेड या फीमेल्स के लिए, प्लीज वो मुझसे उसके लिंक्स या उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो जरूर हाँ। शेयर करें, क्योंकि मुझे हम्म। बीइंग एचआरएम जो है वो मुझे चाहिए है अपने ऑफिस में, उसके लिए कुछ वो पॉलिसीज जो भी हैं। और दूसरा मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर भी काम करें हम, क्योंकि हम भी ऑफिस में भी जो लोग काम कर रहे होते हैं ना 8 10 12 घंटे, हम भी फैमिली होते हैं। यहाँ भी ट्रेनिंग की और डेली फाइट की जरूरत होती है, फाइट फॉर अ गुड रीजन। ठीक है, तो बिल्कुल वो उसके ऊपर बिल्कुल। भी होगा। थैंक यू सो मच बहुत फॉर शुक्रिया योर मेरा, टाइम। बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किया। हम इस पे बाद में भी गुफ्तगू करेंगे। गुलजार, आपने पूछ कुछ करना है, और फिर जी, हलीमा ने भी अपना गुलजार hand- और हलीमा का हैंड रेस्ड है। हुमेरा, हाँ आपका हाँ, क्या गुलजार आप ख्याल है बताइए। कि आप बात करना चाह रहे हो उनसे या अभी एंड में रखना चाहते हैं पॉइंट्स? मैं गुलजार और हलीमा का ले लेते हैं, और फिर मैं उसको ओके, कंक्लूड करूंगी कि जेंडर और ठीक है, उसके ओके, क्लाइमेट चेंज ठीक है। का। जी हलीमा साहिबा, जी जी, गुलजार जी आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम मैं जी अस्सलाम। सबको सलाम। मैं बड़ा खुशनसीब है कि काफ़ी अरसे के बाद मैम हुमेरा को हम सुन रहे हैं। आई एम लकी वन। मैंने 10 साल मैम के अंडर में काम किया है इन बीएसपी पेट्रोलियम। तो काफ़ी सारी पुरानी यादें भी मुझे आ गई ये सुनते हुए। दो तीन चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। एक तो छोटी छोटी चीज़ें इसमें, क्लाइमेट चेंज में जो रिसेंट पाकिस्तान में फ्लड्स आए, उसमें दिस मैसेज फॉर दी डोनर्स के, उसमें आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुई खवातीन और बच्चे हुए, और वो सड़कों पे रहे, और घर नहीं थे। तो उनके खाने पीने के बंदोबस्त तो ज़रूर किए गए शुरू में, मगर उनके हेल्थ और हाइजीन के शुरू से कोई ध्यान नहीं था। बाद में जाके रियलाइजेशन हुई कि उनकी साइकिल के डेज भी आ सकते हैं, या उनकी डिलीवरीज के इश्यूज भी हो सकते हैं। तो हम्म। वो इसको डोनर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इदारे काम कर रहे हैं, एनजीओज कर रही हैं, उनको ज़रूर इस पे वर्क करना चाहिए। दूसरा जो अ, अ, सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ है इसका एजुकेशन में, वो सिंध में, कोई मैं सिंध की बात करूंगा तो 12,000 तकरीबन स्कूल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुए हैं। वो अभी तक उन पे उस तरह से काम शुरू नहीं हुआ, और वो बच्चे आइदर वो बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं या कहीं पे वो नहीं पढ़ रहे। तो ये गवर्नमेंट्स को भी अवेयर करने की या इंगेज करने की ज़रूरत है कि प्रायोरिटी उसको उसको दे देनी चाहिए एजुकेशन को। और इसको जो मैम ने बात की हुमेरा ने कि घर में पढ़ाया जाए एज अ फैमिली स्कूलों में, इसमें एक छोटा सा मुझे याद है कि मैंने सुना था कि कई इलाकों में माएँ कहती हैं कि बेटे रोते नहीं हैं। तो किसी ने कहा कि इनको ये सिखाओ कि बेटे रुलाते नहीं हैं। तो जब हम्म। वो बड़े हो जाते हैं तो वो वही काम करने लगते हैं जो बाकी मर्द हजरात करते हैं। तो उनको बचपन से ये सिखाया जाए कि वो बच्चियों पे या अपनी बहनों पे या बाकी स्कूलों में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में वो वाले काम ना करें। तो ये बिल्कुल, एक्सेलेंट पॉइंट। हम्म। इस तरह की चीज़ों को स्कूल से और घर से पढ़ाने की और समझाने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा जो काम इसमें कर सकते हैं वो गवर्नमेंट के इदारे हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको एंगेज करने की जरूरत है। स्पेशली पॉलिटिकल पार्टीज, आजकल इलेक्शन के दिन आ रहे हैं, तो वो जरूर ये क्लाइमेट चेंज के स्लोगन को अट्रैक्शन के लिए जरूर यूज करेंगे। मगर लोग सवाल नहीं पूछते, लोगों को
पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो लोग उस पे ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते इन चीजों को। मगर जी गुलजार पाकिस्तान में साहब, अगर आप अपनी वीडियो ऑन कर लें तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, प्लीज गुलजार साहब। एक सेकंड, एक सेकंड। जी सही। जी हाँ जी। जी। तमाम क्वेश्चंस करने वालों से रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली अपनी वीडियो ऑन करें, क्योंकि फेसबुक पे फिर बिल्कुल ब्लैक ब्लैक नजर आता है। थैंक ओके यू, ओके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो मैं बस कंक्लूड कर रहा हूँ। मैंने इस सेशन में कल मुझे मैसेज आया, तो मैंने पहला काम ये किया कि मैंने अपनी मिसेस को भेजा कि वो भी इसको अटेंड करें। शी इज डूइंग मास्टर्स इन जेंडर स्टडीज इस्लामाबाद में। अभी वो भी सुन रही हैं। गो के वो अपने मोबाइल से नहीं अटेंड कर रही, बेटे के मोबाइल से अटेंड कर रही है, अली दानिश के उसे, मगर अच्छा शी इज लिसनिंग दी सेशन। तो ये हम सब को सुनना चाहिए इसको, जितना हम इस पे काम कर सकें। कहीं भी बैठे हो, गवर्नमेंट में हो, कॉर्पोरेट में हो, एनजीओज में हो, या पॉलिटिकल पार्टीज में, इस पे, इन चीजों पे बहुत काम करने की जरूरत है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया गुलजार। हलीमा, और फिर मैं चाहूंगी कि मैं कंक्लूड कर लूं आफ्टर हलीमा, तो फिर हम क्वेश्चन आंसर्स शुरू करते हैं। उमर ने भी ओके, हाथ उठाया हुआ है, उमर जावेद हाँ, ने। उनका भी पूछ लेते हैं, उमर का भी कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है हलीमा, वीडियो ऑन कीजिएगा प्लीज। आई एम सॉरी, मैं भी वीडियो नहीं ऑन कर सकती क्योंकि आई वाज नॉट रेडी फॉर दिस अच्छा कॉन्फ्रेंस, चलो, सो ठीक दिस है वीडियो, ठीक या है। आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, मेरा पहला क्वेश्चन ही है ये कि मैम, आपने भी कहा कि हमें आदमियों को ये रेडी करना चाहिए कि अगर औरत जो है वो फाइनेंशियली हेल्प कर रही है तो वो घर के कामों में भी हेल्प करे। लेकिन अगर औरत फाइनेंशियली नहीं भी हेल्प करी, मतलब वो जॉब नहीं करी, वो घर पे ही है, होम मेकर है, आदमी को फिर भी तो हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी घर के इतने काम होते हैं कि नहीं कर सकता इंसान। करती हैं, लेकिन आपको पता है कितनी थक के और किस तरह से करती हैं खुद सारा कुछ मैनेज। काफी लोगों के पास हाउस हेल्प होती है, वो मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर औरत नहीं भी जॉब करी तो भी आदमी को हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि घर दोनों का है, सिर्फ औरत का तो नहीं है। बिल्कुल। तो अगर नहीं भी फाइनेंशियली वो कंट्रीब्यूट कर रही तो आदमी को फिर भी हेल्प करनी चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। तो ये ट्रेनिंग देनी चाहिए। जरूर, बिल्कुल अच्छा पॉइंट है, लेकिन मैं अपना जो मेरा पॉइंट था वो मैं आपको बाद में थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ। उमर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? और मेरा एक और क्वेश्चन था, अभी हाँ किसी ने बोला कि पाकिस्तान में मैटरनिटी लीव नहीं है अच्छी, और ये, लेकिन मेरे ख्याल से इतना भी बुरा नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान में बहुत से मुल्कों से अच्छे रूल्स हैं मैटरनिटी के हवाले से। अगर हम यूएस को देखें, वहां पे आपको पता होगा कि पेड लीव्स का क्या सीन है। अनपेड लीव्स मिलती हैं आपको, पेड नहीं मिलती। लेकिन पाकिस्तान में बहुत से इंस्टीट्यूट में आपको पेड मैटरनिटी लीव मिलती है, 3 मंथ्स तो मिनिमम मिलती है। और अब काफी ऑर्गेनाइजेशन में 6 मंथ्स मिलती है, और आपके डे केयर के भी अलाउंस मिलते हैं। तो थैंक यू। बहुत सी चीजें पाकिस्तान में अच्छी हैं, ऐसा भी नहीं है। ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। जी उमर, आप अभी हो स्टिल? मुझे नजर नहीं आ जी रहा। उमर, आप कोई जी क्वेश्चन करना चाह रहे थे, अस्सलाम प्लीज? वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है? मैं चूंकि ट्रेवल कर रहा था और ट्रेवल के दौरान ही आपकी बहुत अच्छी क्लियर है ये जी, जो, क्लियर। हाँ जी, आज का आवाज जो क्लियर है? सेशन रखा है तो ये बहुत अच्छा। और मेरे ख्याल में जो आपने जिस तरफ इशारा दिया, जो फैमिली को उसके पढ़ाना या उसको अवेयर करना इस हवाले से, तो मेरे ख्याल में ये एक बेस्ट जो अप्रोच है, क्योंकि हमारे जो रूरल एरियाज हैं और 70% तो हमारी पॉपुलेशन रूरल एरियाज में है, और वहां पर ये चीज जो है ना, वो जो स्टीरियोटाइप या हमारे जो चलता आ रहा है, और उसकी वजह से अगर कोई काम करने वाले घर में अगर कोई मर्द हाथ बटाता है तो उसको बड़ा अजीब सा समझा जाता है। तो अगर इस चीज को वहां से, फैमिली से ये स्टार्ट लिया जाए, तो मेरे ख्याल में हम इतनी अरसा से जो ये स्ट्रगल है, और इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से कर सकें, तो ये हम बहुत जल्द इसके एक अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते। गुड जी। से आपने सवाल सामने रखे, तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो वक्त की जरूरत है, एक बेस्ट ये अप्रोच है, और इसको मेरे ख्याल में इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू उमर, थैंक यू। रुबीला, क्या ख्याल है? मैं सिर्फ आखिरी 2 मिनट की बात करना चाह रही हूँ, फिर हम जी क्वेश्चन आंसर्स और ले सकते हैं। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि उमर साहब बहुत शुक्रिया, हलीमा और वसान साहब का भी बहुत शुक्रिया, बड़े रेलेवेंट पॉइंट्स आप लोगों ने रेज किए। अब जी बिल्कुल, आप कंटिन्यू कीजिए जी प्लीज।
जी प्लीज। थैंक यू वेरी मच। मैंने पार्क किया था शुरू में बात करने जबकि क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और मैंने आपसे कहा कि जी हमें रिसर्च और डेटा कलेक्शन की जरूरत है एज फार एज हमें क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट अगर स्टडी करना है लोकल लेवल पे। तो उसमें एक चीज जो और ऐड करना चाह रही थी और जो हमारा अगेन मैसेज होगा वो ये कि जब भी हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करें और जब भी हम डेटा कलेक्शन की बात करें तो जो सेक्टर्स हैं वो बहुत बड़े हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ एग्रीकल्चर को लूं तो खाली एग्रीकल्चर को स्टडी करना जरूरी नहीं, मतलब काफी नहीं है, जरूरी सॉरी इज नॉट द राइट वर्ड, काफी नहीं है। एग्रीकल्चर के अंदर जब तक आप फर्दर डाउन नहीं जाएंगे, और राइस फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक रिसर्च जिसमें मैं इन्वॉल्व थी उसमें हमने इसका इम्पैक्ट चावलों के हवाले से देखा कि चावलों की फसल जब की जाती है तो उसमें क्लाइमेट चेंज ने क्या इम्पैक्ट डाला एज ए क्रॉप, और फिर फर्दर जब तक हमने ये नहीं देख लिया कि औरतों पे उस पे क्या असर हुआ और मर्दों पे क्या हुआ और बच्चों पे क्या हुआ, उसका एक्शन प्लान बनाना हमारे लिए नामुमकिन था। तो एक बहुत जरूरी है जो भी क्लाइमेट चेंज पे काम करे वो ना सिर्फ सेक्टोरल बल्कि उसको इसीलिए लोकल एडेप्टेशन प्लान्स या लोकल क्लाइमेट चेंज के एक्शन प्लान्स बनाना एक तरह से मैंडेटरी है अगर हम वाकई में काम करना चाह रहे हैं। और अगर हम कोई चेंज इसमें चेंज क्या आना है, मतलब ये ग्लोबल वार्मिंग तो चलती रहेगी, हम कितना उसको कंट्रोल या मिनिमाइज कर सकते हैं उसके लिए ये जरूरी है। और फिर सेकंड जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आता है वो जो जहां खवातीन के हवाले से बात करने शुरू की थी मैंने, जब तक अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन है इस वक्त खवातीन के हवाले से, उनके राइट्स के हवाले से, जब तक हम के जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, और इसकी मैं अभी आपको एग्जांपल भी दे दूंगी क्लैरिटी के हवाले से, उसको साथ नहीं लेके चलेंगे, क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट हो रहा है और उसके सदुबाब अगर हमने करना है तो वो नामुमकिन है। और उसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देके अपनी पूरी गुफ्तगू को समेटना चाहूंगी टाइम को देखते हुए। वो ये कि जैसे राइस क्रॉप को हमने देखा, तो राइस क्रॉप में जब हम गुजरावाला के एक छोटे से गांव में जाके एक खवातीन के ग्रुप में बैठ के उनसे बात की और इम्पैक्ट पूछा, तो इम्पैक्ट तो बात की बात है, उनका पहला जो रिएक्शन था वो ये था कि हमें सिक्योरिटी चाहिए। अब सिक्योरिटी का लफ्ज या तहफ्फुज का लफ्ज बड़ा ब्रॉडर है, बड़े ग्रुप में बात भी नहीं हो सकती थी। छोटे ग्रुप में या फर्दर उनसे जब गुफ्तगू की गई तो पता क्या चला कि ये एक फैमिली बिजनेस है। जब चावल उगाए जाते हैं तो उसके मुख्तलिफ मराहिल में मर्द भी शामिल होते हैं, कुछ रोल औरतों के भी हैं, कुछ बच्चों के भी हैं और बच्चियों के भी हैं। तो वो फैमिली जो है वो इकट्ठा ठेका लेती है, या कभी कभी खवातीन जो हैं वो ग्रुप की शक्ल में ठेका ले लेते हैं। और तहफ्फुज की जो बात आई वो थी कि जिस उस पे खेतों में, जिनके खेतों पे जाके काम किया जाता है, वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फर्ज करें 3,000 रुपए अगर उनको मिलने हैं 2 महीने के, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। और मिडल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर जिम्मेदार जो है वो ऑर्डर करता है उनकी किसी बच्ची को कि तुम मेरे पास पहुंच जाओ, अदरवाइज तुम्हें तुम्हारे भाई को उठा लिया जाएगा या तुम्हारा ये ठेका खत्म कर दिया जाएगा, तो मुझे बताएं क्या चॉइस रह जाएगी। और फिर मुझे ये बताएं कि मेरे जैसा अगर रिसर्चर वहां मौजूद है और क्लाइमेट चेंज की स्टडी कर रहा है तो क्या जवाब देगा या क्या सोल्यूशन बताएगा। तो इसलिए ये तो मैंने एक बहुत मामूली सी एग्जांपल दी जिसका कॉन्सिक्वेंसेस इतने हौलनाक हैं कि ये भी जवाब आया कि हम अपने बच्चियों को अब आइंदा चावलों के काम में नहीं डालेंगे, यानी हम ये पूरी एक्टिविटी ही ले लेंगे। तो जब एक्टिविटी हम ले लेंगे तो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी क्या होगी, क्या हमने ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज उनके लिए क्रिएट की हैं कि वो अगर चावलों की फसलों में नहीं जाएंगी सिक्योरिटी की वजह से, तहफ्फुज की वजह से, तो क्या उनके पास कोई और इनकम अर्न करने के लिए कोई है वसाइल, और अगर नहीं है तो उनकी सिचुएशन कितनी वल्नरेबल और हो जाएगी। तो जब भी कोई क्लाइमेट चेंज के हवाले से काम करे और खवातीन के हवाले से काम करने की कोशिश करे, तो जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उनको पैरेलल साथ लेके जाना होगा, जिसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि उनको तहफ्फुज देना एक बात, जो बेसिक राइट्स हैं उनके ऊपर क्या उनके पास तालीम दी जा रही है, क्या उनको सेहत की सहूलियात दी जा रही हैं, क्या उनको क्रेडिट की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, क्या उनको आईडी कार्ड बनाने की फैसिलिटीज मौजूद हैं। ये वो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिनका क्लाइमेट चेंज के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के जो असरात हो रहे हैं हम उनको एड्रेस नहीं कर सकेंगे जब तक
ये दोनों चीजें पैरेलल नहीं चलेंगी। तो मैं अपनी गुफ्तगू को अब सम अप करने के लिए सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगी कि एक तशद्दुद इस माशरे में मौजूद है, रहेगा, हमें उसको मैनेज करना है और उसको मैनेज करने के लिए कम से कम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में मेरी ये एक दरख्वास्त होगी अपने इन तमाम सुनने वालों को भी, और जहां जहां ये मैसेज जाता है कि हम जेंडर स्टडीज की बजाय फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन सब्जेक्ट बनाएं। ये एक रात का काम नहीं है, ये लंबा प्रोसेस है, मुझे मालूम है। एक सब्जेक्ट बनाना बहुत लंबा काम है, लेकिन हम शुरू तो करें कि इसको सब्जेक्ट के तौर पे लें और फिर बताएं छोटे छोटे बच्चों से लेके बच्चियों से लेके टीचर्स को बताएं कि जी एक अच्छा इंस्टीट्यूशन जो शादी का है या फैमिली का है, वो उसमें क्या चीजें अच्छी होनी चाहिए और क्या चीजें बुरे हैं, तो वो कैसे आगे चलेगा। और उसके साथ पैरेलल हम जो अपने और प्रोसेसेस लेके चल रहे हैं, जो ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, जिसमें हलीमा ने भी एक बात की, जो जिसमें सुमेरा ने भी बात की, उन सबको लेके चलें। तो ये बहुत जरूरी है एक मैसेज। क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये लाजमी है कि जब तक हमारी रिसर्च प्रॉपर नहीं होगी, हमें साइंटिफिक डेफिनेशंस के साथ साथ लोगों की परसीव डेफिनेशन का पता होना, उनकी अंडरस्टैंडिंग का पता होना कि वो क्लाइमेट चेंज को कैसे लेते हैं और उन पे वो कैसे असरअंदाज हो रहा है, हम इसको आगे नहीं लेके जा सकेंगे। तो मैं यहाँ कंक्लूड करती हूँ अपनी बात को। ये गुफ्तगू ऐसी है कि इस पे हम घंटों और लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो जरूर इस पे बात करेंगे। अब क्वेश्चन आंसर्स में मुझे फरहत का रुबीला हाथ नजर आ रहा है, तो ओवर टू यू रुबीला, और जैसे भी हम क्वेश्चन आंसर्स करना चाहते हैं। जी, थैंक यू वेरी थैंक यू मच वेरी मच। फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू। और बिल्कुल हम फ्यूचर में मुझे तो यही लग रहा है कि ये सिलसिला हमारा चलते रहना चाहिए। आप सब साथियों की वजह से बहुत साथी इसमें एंगेज भी हो रहे हैं और बहुत इंफॉर्मेशन और रिसर्च स्टडीज और एक्सपीरियंसेस शेयर हो रहे हैं साथियों के साथ, जो कि बड़े बेनिफिशियल होंगे हमें अपने बाकी प्लान्स को और स्ट्रेटेजाइज करने के लिए प्रोग्राम्स को। तो बिल्कुल हम क्वेश्चंस ले लेते हैं साथियों से। रिक्वेस्ट है कि बेशक आप अपना वीडियो और माइक ऑन कर लीजिए और वन बाय वन हम आपके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अगले 5 से 10 मिनट में। जी 3-4 क्वेश्चन जरूर लेते हैं। जी कौन साथी अब हमसे? हलीमा का, फरहत का पहले ले लेते हैं, डॉक्टर फरहत का मेरा ख्याल। हलीमा आपका भी जी हम लेते हैं। जी डॉक्टर फरहत। जी मेरा बहुत अच्छी बात आपने की है, ये इंस्टीट्यूशन फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन वाली। एंड आई टोटली एग्री विद यू कि डेफिनेटली हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ज़्यादा वैलिड है। बेसिकली कॉन्सेप्ट्स वगैरह वही हैं, मतलब जब जेंडर की बात करते हैं तो उसमें भी जेंडर रोल्स की और विद इन द फैमिली उसकी बात होती है, मगर फैमिली एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, एज अ बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट को लेना पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में मेक्स मच मोर सेंस आई थिंक। और ज़्यादा जो है समझ भी आएगी लोगों को इस बात की। सिर्फ मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि फैमिली की डेफिनेशन जो है उसको थोड़ा सा हमें फ्लूइड रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हर वक्त हालात एक जैसे नहीं रहते, सिचुएशंस चेंज होती हैं, रोल्स चेंज होते हैं। A woman who is married might be divorced after a year, she might be widowed, you know, she might be single, her husband might be abroad or something. तो इस सिचुएशन में जो उसका जो रोल है, यू नो, दैट वुड बी लाइक द हेड ऑफ द फैमिली, शी वुड बी लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन और द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और अदर फैमिली मेंबर्स, यू नो। तो रोल्स रिलेशनशिप्स जो है वो फ्लूइड रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर हम इसको सिर्फ एज आइडियल फैमिली देखें कि यू नो एक बाप है, माँ है, बच्चे हैं, सास ससुर हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फिर थोड़ा सा ये स्टैटिक व्यू बन जाता है। बट आई थिंक वी नीड टू सी इट इन अ मोर फ्लूइड वे and you know, sort of have an open mind about definition of family. You know, like even these days there are even single women who are living on their own, you know, so maybe they are not part of a family in any way. तो उस सूरत में जो है हमें थोड़ा सा इसको फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? थैंक यू डॉक्टर फहद, थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट बिल्कुल आपने सही कहा
मैंने जो बात की वो ये कि फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन हम एक्सेप्ट कर लें कि दिस इज वन मेन इंस्टीट्यूशन, और फिर उसकी तो बेतहाशा टाइप्स बनती हैं, उसकी बेतहाशा शक्लें बन जाएंगी कि जिसमें मर्द जरूरी नहीं है कि खाली मर्द वो हेड कर रहा हो, उसमें बहुत सारी, जैसे आपने कहा, विडोज हैं। कभी कभी ये होता है कि आप एक हैप्पीली कपल साथ रह रहा है और उसमें अचानक हस्बैंड जो है एक्सीडेंट हो गया और वो उसके वो काम करने के लिए नहीं रहा। तो मेरा मकसद ये था कि जब हम इसको सिलेबस के तौर पे, एक सब्जेक्ट के तौर पे बनाएंगे, तो इसमें बहुत सारे लोगों को का इनपुट चाहिए, इसके अंदर बहुत सारे लोग इस पे बैठेंगे और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज को और फिर उसकी अच्छाइयों को, बुराइयों को, उसमें प्रैक्टिकल नीड्स, उसमें स्ट्रेटेजिकल नीड्स, सबको लेके चलेंगे। इशू ये है कि जब तक ये इंस्टीट्यूशन टॉप प्रायोरिटी पे नहीं आता और जब तक इसको हम स्कूल के लेवल से बच्चों को पढ़ाना नहीं शुरू करेंगे, ये जंग इसी तरह चलती रहेगी। ये मेरा पॉइंट है। मैंने ये भी साथ कहा कि तशद्दुद रहेगा इस माशरे में, उसकी कोई भी शक्ल हो सकती है, लेकिन ये रहना है। जैसे अच्छाई है तो बुराई है, तशद्दुद है तो अमन है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि इस तशद्दुद की मौजूदगी में हम सिर्फ लोगों को, बच्चों को के जहनों में ये अवेयरनेस शुरू से डाल दें कि कौन कौन से टाइप्स हो सकती हैं, क्या रोल्स हैं, और कोई रोल बुरा नहीं है। क्योंकि अभी तो हाउसवाइफ होना एक तरह से एक गाली समझा जाता है। बहुत सारी जगहों पे यही कहा जाता है कि ओहो, ये तो कुछ कर ही नहीं रही। मतलब जैसे अभी हलीमा ने भी कहा कि अगर शौहर काम कर रहा है और बीवी घर पे है और बीवी घर पे काम कर रही है तो उससे सपोर्ट की जरूरत है। तो ये भी एक टाइप है, इसको भी देखने की जरूरत है। तो यू आर राइट, ये एक पूरा सब्जेक्ट बना के और इस पे इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिक, डेवलपमेंट के लोग, पॉलिसी और लेजिस्लेशन के लोग सब बैठें और फिर इसको प्रॉपरली लेके चलेंगे। और इन द मीन वाइल हम पैरेलल जो भी काम करें वो करते भी रहें। जी कनीस फातिमा का एक हाथ, कनीस फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। मैं पेशावर से बात कर रही हूँ, अपने इदारे जेंडरिंग रेनबोस को कनीज represent कर अपनी रही ऑन कीजिए वीडियो प्लीज। हूँ। ओके, ऑलराइट, जस्ट अ मिनट प्लीज। हाँ जी, सॉरी कनीज, अब आपका स्पीकर, हाँ स्पीकर हो गया म्यूट। आपको मेरी आवाज आ रही? आपकी जी आवाज जी नहीं आ रही। राइट, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी क्लियर जी। अच्छा जी, ऑलराइट। अच्छा जी, मेरा नाम कनीज फातिमा है और मैं ये सवाल पूछना चाह रही थी कि अभी आपने एग्जाम्पल दी थी राइस फील्ड में वर्कर्स की, तो जो हमारा सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है पब्लिक प्लेसेस को, वर्क एट पब्लिक प्लेसेस को कवर करता है, तो क्या ये लॉ और इस तरह का कोई और कानून हमारे इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स को भी कैटर करता है या नहीं करता? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी। जब हम जब ये तो एक हमारे बहुत अच्छे साथी फौजिया ने बहुत अच्छी डिस्कशन की थी। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी आपसे कि अगर आप को मौका मिल सके तो HRDN ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेते हुए वो सारी डिस्कशंस को कैप्चर भी किया है और वो रिकॉर्ड भी मौजूद है। तो वो उन्होंने इसमें बहुत तफसील से इस पे बात की है। अगर उसको सुन लिया जाए तो बहुत यूजफुल होगा। क्यों रुबीला, काफी ये अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग वो ले सकती हैं इसके ऊपर ना। फौजिया ने इसके ऊपर फेसबुक पे बहुत तफसील मौजूद, से बात की है। फेसबुक पे। मैडम बिल्कुल, मैंने वो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट पर जो मेहर घर ट्रेनिंग्स कराता है, आई हैव बीन अ मास्टर ट्रेनर एज वेल। मैं सिर्फ ये इंक्वायर अच्छा। करना चाह रही थी कि क्या ये इनफॉर्मल सेक्टर को भी कैटर करता है या नहीं करता? बहुत शुक्रिया। मैं कुछ कह सकती हूँ इस पे? जी जी फरहद प्लीज, मेरी इस पे थोड़ी सी समझ नहीं आया, बताइए। हाँ। जी फरहद। ऐसा है कि जो पहले बना था ना, एंटी हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, उसमें ये प्रोविजन नहीं थी, वो सिर्फ ऑफिसर्स के को अप्लाई करता था। मगर बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई तकरीबन साल पहले
एक जजमेंट पास की थी, तो उन्होंने फिर इसको चेंज किया था। उन्होंने कहा था कि ये एक्ट विल बी एप्लीकेबल not just for government officers, but will be applicable for educational institutions as well as for people working in the informal sector as well. So now because of that amendment, that is because of the Supreme Court judgment, now it will be covering all these sectors. पहले नहीं था इस तरह से। थैंक यू फरहत, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसमें एडिशनली ये भी है कनीज कि हमने मलिया हुसैन का भी वेबिनार रखा है मेहरगढ़ से, तो होपफुली इंशाल्लाह आपको मौका मिलेगा उनसे भी डायरेक्ट सुनने का, क्योंकि वो तो मतलब इस लॉ पे बहुत ज्यादा उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर उस पे आपको ब्रीफ कर सकेंगी। तो बाकी सेशंस के लिए जिस तरह हुमैरा ने बताया कि आप HRDN के फेसबुक पेज पे बाकी सेशंस भी मौजूद हुए हैं, फौजिया सईद का भी, और ये भी लाइव जा रहा है, और मलिया हुसैन को भी हमने इनवाइट किया, तो अपकमिंग डेज में आप उनसे भी आपको मौका मिलेगा बात करने का। जी थैंक यू। और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है, हम क्योंकि डॉक्टर फहद का इतना ज्यादा इसके ऊपर एक्सपीरियंस है और इतनी नॉलेज है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे एक दफा दोबारा कि वो हमें इस तरह एक सेशन के लिए थोड़ा सा टाइम दे दें। तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी फरहत शेख से भी सुनेंगे। सॉरी फरहत, मैंने आपके बिहाफ पे ऑलरेडी ये बोल लिया। नो प्रॉब्लम अब तो इनकार की गुंजाइश नहीं है डॉक्टर फरहत। अब पब्लिकली थैंक मुझे यू कमिट मेरा, थैंक यू। ओके इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कोई और क्वेश्चन है किसी का? क्योंकि ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि नमाज का टाइम हो रहा है, मतलब हाँ जी, सब लोगों नमाज ने का जाना। टाइम हो रहा है। अगर आप में से किसी और का कोई क्वेश्चन है तो, वरना फिर हम इजाजत चाहते हैं आप सबसे। और एक पॉइंट सिर्फ मैं कहना चाहूंगी, एक सिर्फ मैसेज जी देना चाहूंगी। मेरा छोटा सा क्विक मैसेज टू ऑल दोज यंग गर्ल्स एंड वुमेन जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, जिसमें मैं हाईली अप्रिशिएट करती हूँ, जैसे हलीमा भी है, और मैं सिर्फ एक दो का नाम नहीं ले रही, मैं जिनका नाम नहीं ले पा रही मैं उनका भी कह रही हूँ। इसमें नाहिद हैं जिन्होंने अब जेंडर की स्टडी करना शुरू की है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे हम सबको इस पे कमांड होनी चाहिए, यानी हम सबको इसको पढ़ना भी चाहिए और इसको आगे भी लेके जाना चाहिए। लेकिन उसमें एडिशन जो कीजिएगा, जो आज का मैसेज है वो यही कि जेंडर नहीं खाली, क्योंकि जेंडर कुछ नहीं है, मुझे नहीं समझ आता है, आज तक समझ नहीं आया कि जेंडर क्या है। फैमिली, और फिर उसके अंदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसके अंदर रिस्पेक्ट, उसके अंदर डिग्निटी, उसके अंदर तशद्दुद की कमी, और ये सब चीजें आनी चाहिए, और इंशाल्लाह देन वी विल बी इन अ बेटर प्लेस टू लिव। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ही प्यारा पैगाम आपने दिया हुमैरा। और मकसद ये है कि इंसान की रिस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम सब इंसान हैं, चाहे वो मर्द है, चाहे औरत है, चाहे बड़ा है, चाहे छोटा है, चाहे बच्चा है, चाहे बच्ची है। और आपने कहा कि जवान, तो यार हम भी जवान हैं, और हम अभी तक सीख रहे हैं, और हम सब चाह रहे हैं कि आपकी बात की जेंडर का लफ्ज हमारी लैंग्वेज में इश्यूज हैं कि लिमिटेड विकेबलरी है, और हमने बाहर के अल्फाज को एक तरह से समझें कि अडॉप्ट किया हुआ है। बट कोई बात नहीं, हमें इन कॉन्सेप्ट्स को और इन वर्ड्स को न सिर्फ समझने की बल्कि इंटरनलाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जब हम इसको कहते हैं ना, हमने अल्लाह ताला को नहीं देखा, लेकिन हमें यकीन है कि एक ज़ात मौजूद है जो ये सब कुछ कर रही है। तो इसी तरह हमने ये तमाम चीजें अल्फाज की कमियों की बावजूद शायद हम उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम अगर इस पर यकीन की हद तक इसको अपने अंदर इंटरनलाइज कर लेंगे, तो यकीनन हमारे रवैयों में तब्दीली जरूर आएगी। और तब्दीली का सफर अपने आप से ही शुरू होता है। अगर मैं अपने आप को बदलना चाह रही हूँ, तो मुझे यकीन है कि मेरे फैमिली के अफराद, मेरे घर के अफराद जरूर इस तब्दीली का हिस्सा बनेंगे। बहुत शुक्रिया वंस अगेन तमाम पार्टिसिपेंट्स का। और हुमैरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन आपने बहुत मेहनत के साथ, बहुत तवज्जो के साथ, फोकस के साथ इस आज की नशिस्त के लिए आपने वक्त निकाला और तैयारी की। और इसका भी शुक्रिया कि आज आपने दो इम्पोर्टेंट लोगों को इस बात पे रजामंद कर लिया कि वो हमारे साथ कंट्रीब्यूट करें। और मैं समझती हूँ कि यकीन करें, मेरा दिल नहीं करा कि मैं इस एक्टिविटी को सिर्फ 16 डेज तक रखूं। मेरा दिल करता है मैं रोज किसी ना किसी को ले लूं, क्योंकि इतना ज्यादा हमारे पास मौजूद है असासा
और उनको सुनने का और उनसे सीखने का मौका हमें नहीं मिल रहा। तो ये जो डिजिटाइजेशन का फायदा है कि हम दुबई से भी लोगों को सुन रहे हैं और हम किसी गांव से भी लोगों को सुन रहे हैं, और बाय चांस आपका जो ये सेशन है वो मेरे पर्सनल फेसबुक पे जा रहा है तो वहां पे भी मेरे दोस्त अहबाब और रिश्तेदार भी इसको सुन रहे हैं। सो वाह, जबरदस्त। यही हमने इस पे कैपिटलाइज करना है। तो थैंक यू वेरी मच हुमैरा वंस अगेन, और थैंक इंशाल्लाह यू जी। स्टे ट्यून्ड। कल हम मायरा इमरान के साथ मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम थैंक वालेकुम यू। वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। Thank you, Mera. थैंक यू।